Assalamu alaikum. As we have started the unit number one, which is the reflective writing and the critical thinking, and we are now at the final part of it, जिसमें हम जर्नल के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में, जर्नल लर्निंग के बारे में और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं जर्नल से, दैट व्हाट इज अ जर्नल। स्टडीज कहती है कि जो लोग जर्नल लिखते हैं उनकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव्ड होती है और वो सक्सेसफुल भी होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स जो लोग नहीं लिखते, क्योंकि एक जर्नल जो है उनकी लाइफ की एक रेफरेंस बुक होती है। अब सवाल ये है कि जर्नल क्या है। तो जर्नल हमारे पास एक रेगुलरली रिटन रिकॉर्ड होता है जिसमें एक पर्सन अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के इवेंट्स, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी लर्निंग्स और अपनी ही थॉट्स को लिखता है। अब इन सारी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत क्या है? एक क्यों लिखते हैं हम अपने डेली लाइफ में बहुत से फेजेस से गुजरते हैं और इवन डेली भी हम बहुत से इमोशनल फेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। कभी हैप्पीनेस, कभी स्ट्रेस, कभी गुस्सा, एक्साइटमेंट, दोस्तों के साथ फन, मज़ा, कभी फ्यूचर की एंजाइटी, कभी कोई पास्ट का फेयर या फिर ट्रामा हिट कर जाता है। और इन सारे इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? आपका मिड ब्रेन का पार्ट जो कि लिम्बिक सिस्टम है, जिसको इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, वो ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। एक हमारे पास ब्रेन का पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये क्रिटिकल थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, आपको सेल्फ कंट्रोल में, रिफ्लेक्शन में हेल्प आउट करता है। ये ब्रेन का ये वाला हिस्सा इवन आपने किसी को क्या आंसर देना है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए तो जब आपके इमोशंस पीक पे होते हैं, लाइक आप अगर स्ट्रेस में हो, ज़्यादा गुस्से में हो, ज़्यादा खफा हो, इवन ज़्यादा हैप्पीनेस हो, तो उस कंडीशन में जो आपकी लिम्बिक सिस्टम होता है, मींस इमोशनल ब्रेन, वो डोमिनेंट होता है और इमोशनल सिचुएशन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी भी टेम्परली रिड्यूस हो जाती है, कम होती है उस वक्त। इसलिए तो कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशी की हालत में, ज़्यादा गुस्से की हालत में या सैडनेस की सिचुएशन में कभी भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि उस वक्त जो है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है और तब आप लॉजिकली थिंकिंग नहीं करते। अब जब हम डेली इतने इमोशनल फेज से गुजरते हैं, अगर इन्हीं इमोशंस को, इन्हीं फीलिंग्स को हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये कहीं गायब नहीं हो जाती, बल्कि ये जो इमोशंस होती है ये हमारे ब्रेन को, जो कि इमोशनल ब्रेन को एक्टिव ही रख देती है और वहाँ से फिर सिग्नल भेजती है। इसी वजह से हम इमोशनली ओवरलोडेड फील करते हैं। यू फील अ लॉट बट यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट यू फील। अब यहाँ पर जर्नलिंग का क्या रोल है? जब आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने बैठ जाते हैं, उसे लिखते हैं, वो आपके रिएक्शन को रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट कर देती है। और इसी चीज़ के बारे में हमें जो किटलिंस लॉ है वो भी यही कहता है दैट इफ़ यू कैन राइट द प्रॉब्लम डाउन क्लियरली देन द मैटर इज हाल्फ सॉल्व्ड। कि अब अगर आप एक प्रॉब्लम को लिख लें तो इसका मतलब है आपने उसे हाल्फ सॉल्व भी कर दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लिखने से क्या होगा, जो आपके स्कैटर्ड इमोशंस होते हैं ना, जो आपके माइंड में उसमें मैस बनाया होता है, आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब आप जर्नल लिखने बैठते हैं तो तब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है और इसको कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। फिर इस तरह से आपका जो ब्रेन है वो इमोशनल रिएक्शन से एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये भी कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है, ये भी प्रैक्टिस से होती है। और इस तरह से आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ग्रेजुअली एक्टिव बनाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? कल को जब आप किसी क्रिटिकल पेशेंट को देख रहे थे, लाइक इमरजेंसी में कोई क्रिटिकल पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो आपकी क्या हार्ट बीट एकदम से हाई हो जाती थी और आप एंजाइटी में चले जाते।
जो कि एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। और अब जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया, अब वो एक्टिव है, तो उससे क्या एडवांटेज होगा? तो पैनिक होने के बजाय आप सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, पहले पेशेंट का एयरवे और ब्रीथिंग क्लियर करना है, उसका ब्लड रोकना है। तो इस तरह से फिर आप इम्प्रूव करते हैं। अब अगर बात करें डायरी की, आप में से भी कुछ लोग होंगे जो डायरीज में अपनी सारी इवेंट्स और एक्सपीरियंस लिखते हैं कि आज मेरे साथ ये हो गया, वो कर दिया। बस जो जो दिन में उनके साथ हुआ होता है वो सारा डिस्क्रिप्टिव वे में उसको सारी लिखते हैं। जबकि मैंने पहले कहा कि जर्नल में भी तो हम सारी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, सारे इवेंट्स और सारे एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। अब जो लोग डायरीज में लिखते हैं और जो लोग जर्नल, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज है डायरी लिखने में और जर्नल लिखने में, बट दोनों के पर्पस और दोनों के गोल में फ़र्क है। डायरी में आप अपनी सारी इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। आपका फोकस होता है व्हाट हैपेंड पर। उसका जो स्टाइल है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और सिंपल होता है। बस आपने सारी चीज़ें बतानी है कि ये हुआ, मैंने ये कर दिया, स्कूल गई, कॉलेज गई, हॉस्पिटल, फ्रेंड्स के साथ फन, या फिर अपनी फीलिंग्स को आप सारा डिस्क्राइब करते हैं। अब जर्नल में भी ये सारी डिस्क्रिप्शन होती है, बट आपका मकसद होता है इम्प्रूवमेंट। व्हाट, व्हाई एंड हाउ दिस हैपेंड। जर्नल में आपका स्टाइल जो है वो रिफ्लेक्टिव और एनालिटिकल होता है। इसमें आपका जो थिंकिंग लेवल होता है वो हाई होता है। इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होती है। डायरी में आप अपने एक्सपीरियंस को जस्ट स्टोर करते हैं, जबकि जर्नल में आप अपनी एक्सपीरियंस को प्रोसेस्ड करते हैं। सो जर्नल जो है वो डायरी का एक एडवांस लेवल भी हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें शामिल होती है। क्या हुआ था, आपने फील क्या किया, उस चीज़ को आपने रिफ्लेक्ट करना है, और आपने क्या सीखा। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी। ये जर्नल लिखना जो है ये एक लगातार, एक रेगुलर, कंटिन्यूसली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने आज लिख लिया, फिर 1 हफ्ते नहीं लिखा, फिर लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर 2-3 दिन नहीं लिखा। बल्कि ऐसा नहीं होता, आपने खुद को डेली ऑब्जर्व करना होता है। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर पूरे दिन की कुछ कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स होती हैं आपकी दोस्त के साथ, या कुछ ऐसी कन्वर्सेशन, या कोई भी आपका लाइफ का कोई भी इवेंट जो आपके साथ उस दिन हो चुका होता है। बस आप उसको बुलेट फॉर्म में लिख लें, जो भी हो, लेकिन लिखना आपने डेली बेस पर है। इससे आपको इजीली अपने गैप्स फाइंड आउट हो जाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ कंट्रोल होता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है। सो कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, इट डजेंट मैटर व्हाट यू कॉल योर राइटिंग। आप जो भी लिख रहे हो, ठीक है, आप उसको डायरी का नाम दें या फिर जर्नल का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको उसके पर्पस का पता होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं, आपका गोल क्या है, मकसद क्या है। और लिखने से भी ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि फिर आप उसको बाद में जब रीड करते हैं, तो फिर ये आपके लिए आपकी लाइफ की एक रेफरेंस बुक होती है, जिसके थ्रू आप कॉग्निटिवली इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है अबाउट द लर्निंग जर्नल, which is a collection of notes, observation, thoughts and other relevant materials. So, learning journal, इसमें किसी एक चीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि ये टाइम के साथ बनने वाली कलेक्शन होती है। और इसमें आप क्या क्या लिखते हो? नोट्स, आपने क्या सीखा, आपने क्या देखा, आप इस बारे में क्या सोचते हो, या इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस, चाहे फिर क्लिनिकल हो, लाइफ की कुछ किसी भी इवेंट का एक्सपीरियंस आप ऐड करते हो। और ये होता है ग्रेजुअली डेवलप, टाइम के साथ साथ होता है, प्रैक्टिस के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक वीक जो है रेगुलरली आपने जर्नल लिखा, फिर वीक के एंड में आप चेक करते हैं प्रोग्रेशन को, कि वाकई जो आपने खुद को टास्क दिए थे क्या वो कंप्लीट हुए, आपने वो परफॉर्म कर दिए, जो गैप्स थे क्या वो फिल हो गए, जिन इमोशनल पे आपने काम करना था क्या उनको मैंने कंट्रोल किया है। तो यही प्रोग्रेशन हमारे पास होती है लर्निंग जर्नल, जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ सीखते हैं
जर्नल का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि आप अपनी लर्निंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। सिर्फ लिखना नहीं होता। सिर्फ लिखने से अपनी लर्निंग को इम्प्रूव नहीं करनी होती, बल्कि सोचने से भी आपने रिफ्लेक्शन करनी होती है। जाहिर सी बात है, जब आप लिखने बैठते हो ना, तो आपके थॉट्स जो है वो खुद ब खुद ऑर्गेनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है और तब आप एक्टिव लर्निंग कर सकते हो। नाउ योर जर्नल इज पर्सनल टू यू एंड विल रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। हर इंसान का, हर स्टूडेंट का जर्नल जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, उसका नज़रिया दूसरे से डिफरेंट होता है, उसके इवन जो थिंकिंग का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। सो हर एक इंसान अपने में ही एक अलग ही दुनिया है। सो इस वजह से हर एक का जो जर्नल भी होता है वो एक पर्सनल और यूनिक होता है। और इसके अलावा जर्नल राइटिंग जो है एक इंसान को फोर्स करता है कि तुमने क्या किया और कैसे किया। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ही यही है कि आप बैठकर सोचिए इस चीज़ को कि मैंने क्या किया, और जो मैंने, या फॉर एग्जांपल कोई प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म किया, क्या वो सही था या कहीं मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। ये होती है हमारे पास रिफ्लेक्शन। और जर्नल राइटिंग से ये और भी इम्प्रूव हो जाती है। यूज़ अ लर्निंग जर्नल। हम जर्नलिंग क्यों करें? होता क्या है इससे? सो इट प्रोवाइड्स अ लाइव पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस। ये आपको एक लाइव इमेज दिखाती है कि किस तरह से आपने अपनी रियल लाइफ में लर्निंग की। यानी फॉर एग्जांपल, आज आप बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम आपने हॉस्पिटल में बहुत सी न्यू चीज़ों को ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट डे पर आप लिखते हैं कि मैंने उन चीज़ों के बारे में सीखा, लर्न किया, स्टडी की उसके बारे में। अगले दिन आप लिखते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम उसको परफॉर्म किया। मीन्स आप बेटर की तरफ जा रहे हो। फिर नेक्स्ट वीक आप खुद को ऑब्जर्व करते हो कि हाँ, आप प्रोसीजर, टेक्निक और प्रैक्टिकली मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। सो इस तरह से एक जर्नल जो है वो आपकी लर्निंग जर्नी को शो करता है कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ से गुजरे हो, आपने इम्प्रूव किया। और इम्पॉर्टेंट चीज़, टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ योर लर्निंग इज़ डेवलपिंग। और जर्नल लिखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये सिर्फ आपको अपनी लर्निंग जर्नी के बारे में नहीं बताता, बल्कि आपने लर्निंग का प्रोसेस को कैसे आपने मॉडिफाई किया उसके बारे में ही बताता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप पहले जस्ट स्लाइड्स को रीड करते थे, बस सिर्फ एग्जाम के लिए पास होना है। अब आप ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, डीप लर्निंग करते हैं, क्योंकि आपने कल को उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करना होता है। तो इस तरह से आपकी लर्निंग डेवलपमेंट भी होती है, और साथ ही साथ आपके पास एक लर्निंग रिकॉर्ड भी आ जाता है, जिसको मैंने बताया ना, फिर ये आपके लिए आप ही के लाइफ की एक रेफरेंस बुक होती है, जिसको आप फ्यूचर में भी रीड कर सकते हैं और आपके थॉट्स और भी मॉडिफाई हो जाते हैं। इसके अलावा जर्नल आपको आपके बारे में ही अवेयरनेस देता है, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, यानी आप किस चीज़ों में स्ट्रांग हो, किन चीज़ों में आप वीक हो और वहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उन गैप्स को फिल करने के लिए आप कहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजिकली इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जर्नल का मेन काम ही सारा रिफ्लेक्शन का होता है। आपने सोचना है, समझना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, यही इसका बुनियादी मकसद होता है। और वही बात दोबारा से कि आपका जर्नल जो है वो प्योरली डिस्क्रिप्टिव अकाउंट नहीं होगा। उसका स्टाइल जो है वो बिल्कुल सिंपली और डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा कि ये हो गया, ये कर दिया, बल्कि उसका स्टाइल जो है वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, जिसमें क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों, ये बताना होता है आपने। और यही चीज़ बनाती है आपको क्रिटिकल थिंकर। नाउ हियर द पॉइंट इज हाउ टू स्ट्रक्चर योर लर्निंग जर्नल। मीन्स एक स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग जर्नल को कैसे मेंटेन रख सकता है। आसान अल्फाज में बताओ तो हम जर्नलिंग कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से ले हम। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ये लिख क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। क्या आप कोई जर्नल बस सिर्फ एक लर्निंग ब्लॉग उसकी बुनियाद पर बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं? मीन्स लर्निंग लॉग का मतलब यही है
कि जो भी आपकी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है डेली, बस आप उसको लिखते जाते हैं कि हाँ, आज मैंने ये सीखा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया। बस कुछ भी लर्निंग एक्टिविटीज़ डेली बेस पे हो सकती है, या इवन क्लास में अगर टीचर ने कुछ लेक्चर भी डिलीवर किया हो, आप उसके बारे में लिखते हैं कि आज मैंने फार्मा की क्लास ली, जिसमें मैंने डायबिटीज़ के बारे में लर्न किया, उसके मैकेनिज़्म के बारे में, उसके ड्रग्स के बारे में। तो दिस इज़ सिंपल लर्निंग लॉग। तो इससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक है और स्टार्टिंग पॉइंट है जर्नल लिखने का। इससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। ये जर्नलिंग का स्टार्टिंग लेवल हो सकता है आपका, और फिर आप इसके बाद आराम आराम से प्रोग्रेस करते हैं। एंड देन वीक के बाद, आपको मंथ के बाद, आपको अपनी प्रोग्रेस का खुद आइडिया हो जाता है। बस आपके काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपने छोड़ना नहीं है, रेगुलरली करना है आपने। 5 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए, लेकिन आपने करना डेली है। इसके अलावा जो आप जर्नल लिख रहे हैं, वो आपकी एक फील्ड वर्क डायरी भी हो सकती है, या इसके अलावा आपका पर्सनल डेवलपमेंट प्लानर भी हो सकता है। मैंने बताया ना, ये आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आप वो जर्नल क्यों लिख रहे हैं। क्या उसमें आप कोई अपने क्लिनिकल जो आपकी प्रैक्टिसेस होती है उसको लिख रहे हैं, जो कि ये एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, जो कि मस्ट करना चाहिए आपको, जिसमें आपको बहुत से अपने गैप्स का फाइंड आउट हो जाते हैं। आपको सीखने के लिए हर बार बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। इम्प्रूवमेंट आपको खुद ब खुद फिर आइडिया हो जाता है। या इसके अलावा, या ये जनरल आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लिख रहे हो, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लिखते हो, या इसके अलावा आप ये जर्नल जो है अपनी इमोशन रेगुलेशन के लिए करते हो। जो भी हो, बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसका मकसद हो, जिस पर भी आप जर्नल लिख रहे हो। इससे क्या होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, इमोशंस ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। आप अपने थॉट्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपके इमोशंस ही आपको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है इस बारे में कि स्टूडेंट को ये होता है कि हम जर्नल कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब कहाँ पर लिखें हम। तो किसी में भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी पर्सनल डायरी हो सकती है, इवन आपका नोटबुक भी। हाँ, अगर मुश्किल हो रही हो ना, क्योंकि आप हर टाइम तो पेन और नोटबुक साथ लेकर नहीं घूम सकते, तो आप जो है वर्ड फाइल या फिर मोबाइल में जो नोट पैड होता है वहाँ पे भी लिख सकते हो। या इसके अलावा आप ऑडियो जर्नल भी कर सकते हो, मीन्स आपको वॉइस, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके। सो चूज अ मेथड्स दैट वर्क बेस्ट फॉर यू। क्योंकि फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो, बट थिंकिंग और रिफ्लेक्शन ये इम्पॉर्टेंट होती है, आपका फोकस वहां पे होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना कि हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो मेथड भी आपको कंफर्टेबल करे, आपको लगे कि यस मैं इसको रेगुलर, इसको मैं कंटिन्यूसली यहाँ पर कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो बस आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करें। चाहे फिर वो नोट पैड में लिखने का हो, मोबाइल में लिखने का हो, इवन वॉइस करने का हो, तो जिसमें भी आप रेगुलर लिख सको, बस वही आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को दोबारा से डिफाइन किया गया है थ्रू द थ्योरिस्ट और रिसर्चर्स। बाकी इसको हमने काफ़ी डिटेल से ऊपर भी डिस्कस कर लिया था। सिंपली से मैं अगर दोबारा बताऊं, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोच समझ कर, लॉजिकली और केयरफुली इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, ताकि सही डिसीजन लिया जा सके। अब यहाँ पर माइकल स्क्राइवन और रिचर्ड पॉल का आइडिया गिवन है, जिन्होंने फर्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग को डिफाइन किया, दैट इट इज़ द इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन प्रोसेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये कोई ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस नहीं है कि आप बैठकर सोचने लग जाते हैं, या फिर कोई रैंडमली थिंकिंग नहीं होती, बल्कि ये थ्रू प्रैक्टिस डेवलप होती है, जिसमें आप ऑर्गेनाइज्ड इन अ कंट्रोल और लॉजिकल वे में थिंकिंग करते हैं। एंड ऑब्वियसली इट्स एक्टिव प्रोसेस एंड स्किलफुली कॉन्सेप्चुलाइजेशन मीन्स इस एक्टिव थिंकिंग की स्किल जो है वो डेवलप करनी पड़ती है। और कॉन्सेप्चुलाइजेशन मीन्स कि आइडियाज़ को सिर्फ रीड या फिर सुनना नहीं होता, बल्कि उसको डीपली समझना भी होता है, अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है। इसके बाद अप्लाइंग मीन्स जो भी सीखा है
अब आपने उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है। और इसके अलावा जो भी नॉलेज आप गेन करते हैं उसको सिर्फ सोचना या फिर सीखना नहीं, बल्कि साथ साथ उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के काबिल भी बनाना होता है। इसके अलावा एनालाइजिंग मीन्स इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके उनको अलग अलग से फिर समझना भी होता है, और फिर देखना कि इसका दूसरे वाले के साथ क्या रिलेशन है। आप इन सब को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो आप उसके काज और इफेक्ट की तरफ जाते हैं कि बीपी किन किन रीजंस की वजह से हाई हो सकता है। किसी डिजीज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डाइट की वजह से। तो आप पेशेंट के पहले साइन सिम्टम्स देखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, उनकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं, और तब आप बनाते हैं डायग्नोस। इस चीज़ को कहते हैं सेंथिसाइजिंग। मीन्स आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जब आप कंबाइन करते हैं और उसी के बेस पर आप फिर डायग्नोस आइडियाज डेवलप करते हैं। और इसके बाद इवेल्युएटिंग मीन्स ये डिसाइड करना कि क्या ये डिसीजन पेशेंट के लिए सही है या फिर गलत। मीन्स उसके लिए ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, और इसके लिए आप इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपीरियंस। मीन्स आपका जो प्रैक्टिस बेस होता है, जो आपका प्रीवियस नॉलेज होता है। इसके अलावा रीजनिंग और कम्युनिकेशन जो कि आप दूसरे हेल्थ केयर के साथ करते हैं अबाउट द पेशेंट, कि इसके लिए कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपने फिर डिसीजन बनाना है। अब इन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद फाइनल क्या होगा? एज अ गाइड टू बिलीफ एंड एक्शन। क्रिटिकल थिंकिंग का फाइनल गोल यही होता है कि अब आप क्या बिलीफ रखते हो, और इसके अलावा आप कौन सा एक्शन डिसाइड करते हो। और एट द एंड ये दोनों जो है पूरी लॉजिकली और जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जर्नल राइटिंग की भी कंपोनेंट्स है, वो भी रिफ्लेक्शन कराता है, एनालाइज करवाता है सिचुएशन को, और एवेल्युएशन करवाता है। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी जो जर्नल है वो क्रिटिकल थिंकिंग का एक टूल है। नेक्स्ट बात की गई है अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग, एंड दिस आइडिया इज गिवन बाय द हिकमैन इन 1993। इनका कहना है कि इट्स अ कंपोजिट ऑफ द एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड स्किल। इनका कहना था कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उसका मकसद सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं होता, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला है एटीट्यूड, मीन्स आपका माइंडसेट, और इसके लिए आपको ओपन माइंडेड होना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, और क्यूरियस होना है। क्यूरियस मीन्स यू हैव टू डिज़ायर टू लर्न समथिंग। आप में कुछ नया सीखने की, इम्प्रूव करने की ख्वाहिश भी तो हो ना, तभी आप अच्छे से नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, डिजीज़ को समझ सकते हैं, प्रोसीजर्स को समझ सकते हैं, और चीज़ों के कॉन्सेप्ट को भी। इसके अलावा स्किल्स मीन्स एबिलिटीज़। आप में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी हो, तो इन तीनों से मिलकर फिर आप एक सेफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब इनको फर्दर एलेबरेट किया गया है। दैट इंक्लूड द डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, चूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर द सोल्यूशन, कि आप सबसे पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि आखिर प्रॉब्लम है ही क्या। इसके अलावा चूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर द सोल्यूशन मीन्स उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है। और इसके साथ साथ रिकॉग्नाइजिंग स्टेटेड एंड अनस्टेटेड अजम्पशंस। आपने स्टेटेड और अनस्टेटेड अजम्पशन को रिकॉग्नाइज करना है। स्टेटेड मीन्स जो पेशेंट आपको क्लियरली बता रहा है वो स्टेटेड है, और अनस्टेटेड जो कि हाइडन है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट कह रहा है कि मेरा हेडेक है, तो ये स्टेटेड है। इसके अलावा जो स्ट्रेस है, या फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या कुछ एंजाइटी है, तो ये हमारे पास अनस्टेटेड पॉसिबिलिटीज़ है। तो नर्स ने जो है उन दोनों को समझना होता है। फिर इसके बाद जो पॉसिबल हाइपोथेसिस होती है वो बनानी होती है। मींस पेशेंट ने जो साइन सिम्टम्स बताए, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के रिपोर्ट्स, उसके बेस पर आप पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, और उसमें फिर बेस्ट वन को चूज़ करते हैं, और उसके बेस पर आप कंक्लूजन बनाते हैं। मीन्स अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरा हेडेक है,
तो आपने पेशेंट के साइन सिम्टम्स चेक किए, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी हिस्ट्री, तो आप एट द एंड बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ को इकट्ठा करते हैं। लाइक ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, डिहाइड्रेशन सिचुएशन में हो सकती है। उन सब में फिर आपने बेस्ट वन को चूज़ करना होता है और उसको कंक्लूड करना है कि हाँ, पेशेंट को अगर हेडेक है तो ये हाइपर टेंशन की वजह से हो सकता है। और फिर एट द एंड जो आपने कंक्लूजन लिया होता है, आपने उसको भी चेक करना होता है कि क्या ये ठीक है भी कि नहीं, मीन्स रीचेकिंग करते हैं। तो बीइंग अ नर्स आपने सिर्फ एक टास्क परफॉर्म नहीं करना होता, आपने एक्शन परफॉर्म करने से पहले प्रॉपर क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब यहाँ पर रूबिन फेल्ड की डेफिनेशन गिवन है। इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्या बताया इन नर्सिंग फील्ड। इनका ये मानना था कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पर्सनैलिटी और स्किल्स की कम्बिनेशन भी है, जिसमें एक नर्स जो है वो अकाउंटेबल होती है अपनी हर एक एक्शन के लिए। वो हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करती है, एक सेफ केयर प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक गलत डिसीजन पेशेंट को हार्म कर सकता है। तो इस वजह से वो एक क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करती है और सोच समझ कर डिसीजन लेना ये उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि पेशेंट के मेडिकेशन का टाइम है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो दे दो, बल्कि आपने पेशेंट को उसकी कंडीशन को देखना है, डोज को चेक करना है, उसकी एक्सपायरी डेट को। तो ये होती है हमारे पास क्वालिटी केयर। अब यहाँ पर जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं उनकी माइंड की कुछ हैबिट्स बताई हैं कि एक गुड क्रिटिकल थिंकर का माइंडसेट कैसा होता है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस, मीन्स अपने नॉलेज पर उसे ट्रस्ट होता है और सिचुएशन को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना। फॉर एग्जांपल कैसे, अब दो पेशेंट है, उसको सेम डिजीज़ है, लेकिन पेशेंट तो डिफरेंट है ना, तो आपने फिर केयर भी डिफरेंट ही प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा क्रिएटिविटी मीन्स न्यू सॉल्यूशंस को ढूंढना, पेशेंट की सिचुएशन को समझने के लिए डिफरेंट मेथड्स का सोचना, उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, मीन सिचुएशन के हिसाब से फिर आपने चेंज भी होना होता है। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ पर बिल्कुल और टोटली ही रिलाई करें, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग में आप में मस्ट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपने पहले कोई और प्लानिंग डिसाइड किया हुआ था, अब पेशेंट की कंडीशन कुछ और है, तो आप उस हिसाब से, उस नॉलेज के हिसाब से, उस साइन सिम्टम्स के लिहाज से अपनी प्लानिंग को भी मॉडिफाई करें। फिर है इंक्वेसिटिवनेस, मीन्स क्यूरोसिटी। आप में एक डिज़ायर हो, एक तड़प हो चीज़ों को समझने की, जानने की, कैसा क्यों है, कैसा है, पेशेंट को ऐसा क्यों हो रहा है, अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स है तो इसका क्या मतलब है। जब आप ऐसे क्यूरियस होते हैं तो आप एट द डेप्थ जाके चीज़ों को समझने लग जाते हैं। फिर है इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, मीन्स सच को एक्सेप्ट करना इफ़ यू आर रॉन्ग। अगर कोई मिस्टेक की भी है तो यस, उसे एक्सेप्ट करना कि मैंने की है और इसको मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए करेक्ट भी करना है, क्योंकि किसी के पास भी बिल्कुल परफेक्टली कोई भी नॉलेज नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एवरी वन इज़ परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो ये आपकी इंसान होने की निशानी है और फिर आपने उसको बाद में एक्सेप्ट करना है, उसके लिए अपोलोजाइज करें और फिर उसे करेक्ट करने की कोशिश करें। फिर है इंट्यूशन, जो गट फीलिंग होती है और ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। इसके अलावा है ओपन माइंडेडनेस, मीन्स डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करना। इसके अलावा है परसेवरेंस, मीन्स चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, मुश्किल से मुश्किल तरीन ही क्यों ना हो, आपने ट्राई करते रहना है। और द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन। ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन अपने एक्शन पे फोकस्ड भी रहे। अपने एक्शंस पर सोचना होता है कि क्या मैंने काम सही किया, क्या मैंने गलत किया, मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग प्रैक्टिस इज़ द कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ एनालाइजिंग। कॉग्निटिव स्किल मीन्स ये हमारे पास एक एक्चुअल मेंटल एक्शन होता है
जो कि एक नर्स परफॉर्म करती है, प्रॉब्लम्स को ब्रेक करती है, रूल्स को फॉलो करती है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आपने बस हर एक इंफॉर्मेशन को नहीं लेनी होती, बल्कि आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उसके रेलिवेंट ही चीज़ें, उसके ही रेलिवेंट सोल्यूशन को आपने कंसिडर करना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने इंफॉर्मेशन को ढूंढना होता है, चाहे फिर वो लैब के ज़रिए हो, रिसर्च के ज़रिए से हो, इंस्ट्रक्टर से आप पूछते हो। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग मीन स्टेप बाय स्टेप आप थिंकिंग करते हैं। फिर है प्रोडक्टिंग मीन्स आगे क्या हो सकता है। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आप कंसिडर करते हैं कि हाँ, जो एक्चुअल प्रॉब्लम प्रेजेंट है उसको अगर वक्त पर ट्रीट ना किया गया तो और कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। और फिर इन सब से जो भी आप सीखते हैं उसको फिर आप नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए स्टोर करते हैं और उसको न्यू सिचुएशन में फिर यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से आप जो थ्योरी बेस्ड लर्निंग करते हैं आप उसको अपनी क्लिनिकल लाइफ में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर सकते हैं। पर यिल्ड्रम ने जो क्रिटिकल थिंकिंग नर्स के बारे में बताया था, जो कि आई थिंक हमने ऊपर भी कवर कर लिया था, कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को नर्सिंग प्रोफेशन में कैसे यूज़ करते हैं। तो उनका यही मानना था कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा और बेटर आप थिंकिंग कर सकते हैं। आपने एज ए स्टूडेंट नर्स भी देखा होगा, या फिर जो न्यूली नर्स आती है वो फास्ट डिसीजन नहीं ले सकती। वो बेसिक थिंकिंग के बारे में और एक एक पॉइंट को एनालाइज करके उसको कंक्लूड करके एवेल्युएट करके फिर जाकर डिसीजन कर लेती है, जबकि जो एक्सपीरियंस नर्स होती है वो फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन लेती है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कैन बी इम्प्रूव ड्यूरिंग द नर्सिंग एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स जो आप अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं इसके थ्रू भी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो सकती है। लाइक आप केस स्टडी करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी होती है, अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो इससे भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल जो है काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। बाकी यिल्ड्रम की गिवन डेफिनेशन को मैंने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था, यहाँ दोबारा से सिंपल बता दूँ कि इन्होंने बताया था कि हेल्थ केयर सिस्टम में कंटिन्यूसली चेंजेस आती है, जाहिर सी बात है न्यू डिजीज़ आ रही है, न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो उस लिहाज से एक नर्स को भी उतना ही अपडेटेड रहना चाहिए ताकि वो एक्यूरेटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और डिसीजन ले सके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड एट द एंड यहाँ चार्लीज का एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल कोट है, द ओनली टाइम यू मसंट फेल इज़ द लास्ट टाइम यू ट्राई। मीन्स सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो कि फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन फेल मेनी टाइम्स, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट पर उसे गिव अप कर देना वो प्रॉब्लम है। आपने सक्सेस से पहले क्वाइट नहीं होना, गिव अप नहीं करना होता, क्योंकि फेलियर जो है वो सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है, बल्कि गिविंग अप सक्सेस का ऑपोजिट है। सो असल फेलियर वही होता है जो अपनी लास्ट टाइम अटेम्प्ट से ही, मीन्स लास्ट कोशिश से पहले गिव अप कर दे कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता। So keep learning and keep growing, and thank you so much.